तो बातें रेगुलर स्कीम के ऊपर हो रही थी कि जीएसटी में जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप किस तरीके से जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। कंपोजिशन स्कीम भी अवेलेबल है, गुड्स और सर्विस दोनों केसेस में कंपोजिशन स्कीम आज की तारीख में अवेलेबल है। लेकिन जब आपका टर्नओवर पर्टिकुलर लिमिट से, गुड्स के केस में वो 1.5 करोड़ है, सर्विस के केस में 50 लाख है, तो जब आपका टर्नओवर उससे ज़्यादा हो, आपकी एनुअल सेल, आपकी एनुअल सप्लाई उस लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रेगुलर टैक्स पेयर की तरह आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। इन्हें हम नॉर्मल टैक्स पेयर भी कहते हैं। और इस स्कीम में वापस से 2 स्कीमें मिलती है रिटर्न फाइलिंग के आधार पे। अगर आप 5 करोड़ से कम टर्नओवर में हैं तो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, जिसे QRMP स्कीम कहते हैं। अगर आप 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर में हैं तो आपको मंथली रिटर्न ही भरने पड़ेंगे। तो जैसे अगर हम पीरियोडिकल रिटर्न की बात करें रेगुलर स्कीम के अंदर, तो GSTR 3B और GSTR 1, ये 2 रिटर्न एवरी मंथ भरने होंगे अगर आप मंथली फाइलर है तो। क्वार्टरली फाइलर है तब भी भरना है क्वार्टरली बेसिस पे, बट भरना है। ओके, सो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर और आपने कोई भी टैक्सेबल सप्लाई की है, क्या की है, टैक्सेबल सप्लाई की है किसी भी चीज की, तो देखिए 3 चीजें होनी चाहिए। टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, यानी रेगुलर स्कीम में होने चाहिए रजिस्टर्ड। टैक्सेबल सप्लाई की जानी चाहिए, यानी आपके द्वारा ऐसी वस्तु या ऐसी सर्विस बेची जानी चाहिए या सप्लाई की जानी चाहिए जो टैक्सेबल हो। और टैक्सेबल टेरिटरी होनी चाहिए, यानी इंडिया होना चाहिए, ऐसी जगह आपने बेचा हो जहां पर इंडियन जीएसटी लगे। तो ये 3 चीजें जब फुलफिल होती है तो फिर आपको टैक्स लेना और सरकार को देना है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि एक बिल जब टैक्स इनवॉइस बनाता है एक व्यापारी, जीएसटी में सप्लायर जब एक बिल बनाता है, तो एक तो HSN कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके इनवॉइस के अंदर HSN का कॉलम होना अनिवार्य होता है अगर आप रजिस्टर्ड व्यापारी हैं और B2B में सप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 डिजिट उस केस में आपको HSN मेंशन करना पड़ेगा। और अगर आप 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर में, तो फिर तो आपके लिए B2B और B2C दोनों में अनिवार्य हो जाएगा 6 डिजिट, याद रखिएगा। ठीक है, तो HSN कोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है और आपको GST देखने को मिलता है कि कौन सा GST इसमें जोड़ा गया है बिल के अंदर। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो IGST देखने को मिलेगा, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो तो CGST और HGST बिल में देखने को मिलेगा। आपको ऐसा बिल बनाना पड़ेगा जिसमें आपको GST जोड़ना है और कस्टमर को वो बिल देना है, ऐसे बिल को हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं। लेकिन इसमें हमने ये भी देखा कि अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो या कोई नील रेटेड सप्लाई कर रहे हो या नॉन GST सप्लाई कर रहे हो, तो आपको फिर बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना है। यानी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, या तो उसमें GST की रेट 0 है या फिर वो GST में शामिल ही नहीं है, आउट ऑफ द सबज्यूम ऑफ GST, आउट ऑफ द मतलब GST का जो परव्यू है उससे बाहर है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहलिक लिकर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में GST में अभी तक शामिल नहीं है। तो ऐसे में अगर आप इनमें से किसी का भी बिल बना रहे हो तो फिर आप टैक्स इनवॉइस नहीं बनाओगे, आप बिल ऑफ सप्लाई बनाओगे। हालांकि एक और बात बता देता हूं आपको मैं, मान लो मेरा पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल पे GST नहीं लगता, इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे टैक्स नहीं लगते हैं, तो आपको टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, पर वो GST इनवॉइस नहीं होगा, याद रखिएगा। वो फिर उसमें वेट जोड़ोगे, वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ेगा उसमें। अगर आप क्रूड ऑयल बेच रहे हो प्रोडक्शन करने के बाद, तो आपको उसमें वेट देखने को मिलेगा। तो हो सकता है जो नॉन GST सप्लाई आप कर रहे हो सकता है GST के अलावा कोई टैक्स लगे, तो वो टैक्स जोड़ो, यानी उस केस में बिल ऑफ सप्लाई नहीं देकर टैक्स इनवॉइस ही दो, लेकिन वो GST इनवॉइस नहीं होगा, वो वेट का इनवॉइस होगा, याद रखिएगा। वो CST का इनवॉइस होगा, सेंट्रल सेल्स टैक्स का इनवॉइस होगा, एक्साइज का इनवॉइस होगा, जो भी होगा, पर GST इनवॉइस नहीं होगा, याद रखिए। लेकिन अगर आप GST में रेगुलर स्कीम में है और आपने एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड सप्लाई किया है, तो डेफिनेटली यू हैव टू इश्यू बिल ऑफ सप्लाई। उस केस में आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते और कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से टैक्स जोड़ता है, किसी बिल में टैक्स नहीं जोड़ना चाहिए और वहां जोड़ रहा है, किसी बिल में जहां टैक्स जोड़ना था वहां नहीं जोड़ रहा है, तो ये सब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज मानी जाती, फ्रॉड के केसेस माने जाते हैं। याद रखिएगा कि आपने या तो टैक्स लेना था लिया नहीं, और नहीं लेना था ले लिया तो फ्रॉड है।
इवन ये भी फ्रॉड है कि सप्लाई तो की गुड्स की या सर्विसेज की, उस पर बिल नहीं दिया, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड। सप्लाई विदाउट इनवॉइस या इनवॉइस विदाउट सप्लाई भी फ्रॉड है, याद रखिएगा कि बिल बना दिया और सप्लाई एक्चुअल में हुई नहीं, तो ये फर्जी बिल कहते हैं उसको, अपन क्या कहते हैं कि एक्चुअल में कोई सप्लाई नहीं हुई, फिर भी आपने क्या बना दिए, बिल बना दिए। तो ये आपका ये सारे जो इवेंट में अभी बात कर रहा हूं ना, दीज आर द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। समझ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नियत में खोट है, गलत तरीके की प्रैक्टिसेस करनी है या कर रहा है बंदा, तब ऐसी एक्टिविटीज करता है वो, और ऐसी एक्टिविटी के पकड़ में आने पर हैवी पेनल्टीज जीएसटी डिपार्टमेंट हमसे लेता भी है। और अगर बड़े पैमाने पर ऐसी एक्टिविटीज आप करते हुए इंगेज्ड पाए गए और पकड़े गए, तो सिर्फ पेनल्टी देकर भी आप नहीं छूट पाओगे, उस केस में सजा के प्रोविजंस भी है, याद रखिएगा। किसके प्रोविजंस है? सजा के भी प्रावधान जीएसटी में है। 5 साल तक की सजा हो सकती है जीएसटी में किसी भी गंभीर अपराध के केस में, याद रखिएगा। मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट कितना? 5 ईयर। ठीक है, अब ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये भी देखा लास्ट क्लास में कि अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर भी हैं, लेकिन आपकी सप्लाई की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी छोटी है। आप कोई B2C में सप्लाई करते हैं, किसमें करते हैं? कंज्यूमर आपके यहां पर आकर प्रोडक्ट खरीद के लेके जाता है, और आपकी सप्लाई का वैल्यू बहुत छोटा छोटा सा है, 200 रुपए से कम है, तो फिर आपको एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट होगी। आपको इंडिविजुअल छोटी छोटी वैल्यू के बिल बनाने की जरूरत नहीं है। B2B में तो बिल बनाना ही है। कोई भी रजिस्टर्ड व्यापारी B2B में बिल बनाने से नहीं बच सकता। यहां बिल बनाना ही है, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि B2B इनवॉइसेस में देखिए, आप समझिए, ये बी आप हो सप्लायर, और ये बी कौन है? रेसिपिएंट। और रेसिपिएंट जो आपको टैक्स देगा, उसको क्या लेनी है? ITC लेनी है। आप जब अपना रिटर्न फाइल करोगे GSTR 1, तब जाके सामने वाले को वो एंट्री GSTR 2B में नजर आएगी और 3B में उसको क्लेम करेगा वो। तो ये आपको इस पे तो बिल बनाना ही है, चाहे उसकी वैल्यू 10 रुपए क्यों ना हो। सोचो, आप 28% की रेट वाला गुड्स अगर आप बेच रहे हो 10 रुपए का भी, तो 2.8 रुपीज का टैक्स बनता है। तो गवर्नमेंट थोड़ी अपना टैक्स छोड़ेगी। अच्छा, आप छोटी छोटी सप्लाई करोगी, तो अगर कंबाइन वे में अगर आप बात करो, तो वो कंसोलिडेटेड फिगर में तो बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो सरकार ऐसा थोड़ी कह रही कि आपको बिल नहीं बनाना है। B2B में तो बिल बनाना अनिवार्य है, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो। लेकिन B2C के अंदर आपको 200 से कम की वैल्यू पर बिल नहीं बनाना है, उस कस्टमर को नहीं देना है। अगर वो नहीं चाहता है, तो उसने नहीं मांगा, नहीं डिमांड किया, तो आपको नहीं देना है। लेकिन बिल नहीं बनाना, ये नहीं कह रहा हूं, बिल बनाना पड़ेगा। ऐसी पूरे दिन भर में जितनी भी वैल्यू होगी, उसका एक जॉइंट बिल आपको बनाना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, याद रखिएगा। अब हम चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली है कि जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे साहब। तो जीएसटी के पेमेंट करने से पहले देखिए, मैं अपनी हर क्लास में ये क्लियर करता हूं, पहले थ्योरेटिकली हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको प्रैक्टिकल कर पाएंगे। जीएसटी चालान आप अगर 1 से लगाकर 20 सेकंड तक की गिनती गिनोगे और मैं चालान बना सकता हूं, मतलब इतना आसान है। लेकिन पहले उसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको समझना जरूरी होता है कि यार जीएसटी में पेमेंट कब करना पड़ता है, किसको करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, क्या क्या ऑप्शन है और कितना करना पड़ता है। ये सारी चीजों के आंसर, कब, कैसे, क्यों, कितना, किसको, जब इन सब के आंसर आप ढूंढ लोगे, तो फिर आपको उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। तो जीएसटी में चालान के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कराते हैं। अब जैसे मैंने ये लाइन बोली, अब आपको इस लाइन में भी 2 चीजें समझनी पड़ेगी। चालान क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है सर। अब जब तक जिस व्यक्ति को ये दोनों चीजें नहीं पता है, इस लाइन को वो नहीं समझ पाएगा, याद रखिएगा। अब मैं एक और लाइन बोल रहा हूं, सप्लायर अगर अपना GSTR 1 फाइल करता है, तब जाके रेसिपिएंट को GSTR 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलता है। अब इस लाइन को जो व्यक्ति जीएसटी नहीं पढ़ा हुआ है, वो हरगिज नहीं समझ सकता। बताओ, समझ सकता है क्या? आप लोग सब जीएसटी के स्टूडेंट, अभी जो मैंने लाइन बोली, क्या ये कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक एमकॉम किया हुआ भी व्यक्ति, ये जीएसटी नहीं पढ़ा कभी, क्या वो समझ सकता है?
यानी टेक्निकली हमें साउंड होने से पहले थ्योरेटिकली साउंड होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। प्रैक्टिकल कोर्स तो करते हैं अपन, लेकिन थ्योरी अगर नहीं आती तो प्रैक्टिकल अपन सीख नहीं रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं हम, ओनली रट रहे हैं देख देख के क्या ये ऐसे करते हैं। तो GSTR 1 को पहले समझना पड़ेगा, सप्लायर को समझना पड़ेगा, 3B को समझना पड़ेगा, रेसिपिएंट को समझना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझना पड़ेगा, तब जाके पूरी लाइन समझ में आएगी। तो इसीलिए यहां पर ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो होती है, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत यूजफुल है, इनको समझना बहुत जरूरी है। सो टैक्स का पेमेंट एक रेगुलर टैक्स पेयर कैसे करता है उसको समझते हैं। देखिए ध्यान से देखना। देखिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो रेगुलर स्कीम में दो तरीके की स्कीम होती है। वापस से, अगर आप क्वार्टरली फाइलर है तो QRMP स्कीम, यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। अगर आप QRMP स्कीम में भी हैं तब भी आपको मंथली पेमेंट ही करना होता है। GST का पेमेंट एक रेगुलर टैक्स पेयर मंथली ही करता है, याद रखिएगा। और दूसरा जो व्यापारी होता है वो मंथली फाइलर होता है, जिसको रिटर्न भी मंथली भरने और पेमेंट भी मंथली करना है। तो अब दोनों स्कीम में अगर हम टैक्स के पेमेंट की बात करें भाई, और रेगुलर टैक्स पेयर भले वो किसी भी स्कीम में है, QRMP में है या मंथली फाइलर में है, दोनों ही केसेस में उसको मंथली GST का पेमेंट करना होता है। तो पहली चीज यहां पर एक निकल कर आ रही है कि अगर मैं GST में रेगुलर स्कीम लूंगा तो मुझे एवरी मंथ की जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो कैश में जो टैक्स लाइबिलिटी है, याद रखिए टैक्स लाइबिलिटी भी वापस दो तरीके की होती है, अभी बात करेंगे उस पर। तो जो कैश लाइबिलिटी है मेरी, वो मुझे कैश में चुकानी पड़ेगी मंथ टू मंथ, भले मैं रिटर्न क्वार्टरली भर रहा हूं, पेमेंट मुझे मंथली करना पड़ेगा। ऑलराइट। और कंपोजिशन व्यापारी टैक्स का पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पे करता है, याद रखिएगा। रेगुलर टैक्स पेयर टैक्स का पेमेंट मंथली बेसिस पे करता है, कंपोजिशन स्कीम में जो व्यापारी होता है वो टैक्स का पेमेंट क्वार्टरली करता है। अब सवाल ये आता है कि सर पेमेंट कैसे करोगे। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक साइड में एक छोटा सा सिस्टम बताता हूं, जिसे ध्यान में रखना। मान लो ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए का एक बैंक में अकाउंट है, ICICI बैंक में। देखना ध्यान से, कौन से बैंक में अकाउंट है, इसका ICICI बैंक में अकाउंट है। उस अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं क्रेडिट बैलेंस। मिस्टर ए ने GST में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो मिस्टर ए का GST पोर्टल पर ID भी है। ऑलराइट। GST पोर्टल पर आपको जो ID मिलती है, आप GST में अगर रजिस्टर्ड होते हो और आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, तो आपको GST पोर्टल पर जो ID मिलती है, उस ID में आपको 3 तरीके के इलेक्ट्रॉनिक लेजर या रजिस्टर होते हैं, जिसमें से एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, याद रखना। ये एक तरह का वॉलेट है। क्या है? जिसमें आप पैसे रख सकते हो, लेकिन इसमें पैसे डालने के लिए आपको अपने अकाउंट से या किसी भी बैंक में मैन्युअली जाकर काउंटर पे जाके, बैंक के काउंटर पे जाके कैश जमा कराना पड़ता है। तो आप जब अपने अकाउंट से पैसे किस में ट्रांसफर करते हो, अपने बैंक अकाउंट से अगर कोई भी पैसा आपको जरूरत पड़ रही है कि यार मुझे इस महीने, मान लो आपको जरूरत पड़ रहा है कि यार इस महीने मुझे CGST का 5,000 रुपए चुकाना है सरकार को, और SGST का मुझे 5,000 रुपए का लाइबिलिटी मुझे सरकार को चुकाना है, 10,000 रुपए टोटल मुझे गवर्नमेंट को देने हैं, टैक्स डिपार्टमेंट को देने हैं। तो जब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हो, किधर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। आप सीधे सीधे बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं डाल सकते, आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, यानी अपने GST वॉलेट से ट्रांसफर करना पड़ता है। तो टैक्स का पेमेंट हमेशा ध्यान देना कहां से होता है? ई कैश लेजर से होता है, याद रखिएगा। और उसके लिए आप जितना जरूरत है उतना पैसा अपने अकाउंट से ट्रांसफर करते हो, या NEFT RTGS बनवाते हो, या कैश में जाके जमा करवाते हो, या चेक जमा कराते हो, या डिमांड ड्राफ्ट जमा कराते हो, या UPI से पेमेंट करते हो, या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप उस पैसे को जब ट्रांसफर करते हो, किधर? ई कैश लेजर में। इसको कहते हैं चालान क्रिएट करना, चालान बनाना। ये ट्रांसफर जिस डॉक्यूमेंट को भरने के बाद होगा उसे चालान कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको हम एक फॉर्म का नाम दें तो इसी को हम कहते हैं फॉर्म GST PMT 06, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? तो याद रखिएगा, कोई भी व्यापारी
कोई भी टैक्स पेयर जिसको टैक्स का भुगतान करना है उसको पहले अपने अकाउंट से या किसी भी अन्य मोड से जीएसटी में ई कैश लेजर में पैसा ट्रांसफर करना होता है। किस माध्यम से? चालान के माध्यम से। कैसे? चालान के माध्यम से। याद रखिएगा, चालान क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको भर के हम अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हैं जीएसटी अकाउंट में, और फिर जब हम जीएसटीआर 3B भरते हैं तब हम उसमें जो टैक्स लायबिलिटी होती है उसका हम पेमेंट करते हैं इस अमाउंट में से, यहां से। तो याद रखिएगा, आप सीधे सीधे अपने बैंक अकाउंट से जीएसटी का पेमेंट नहीं कर सकते हैं। जीएसटी का पेमेंट करने के लिए आपको अपने अकाउंट से पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से फिर आप जीएसटी की लायबिलिटी का भुगतान करोगे व्हेन आप जीएसटीआर 3B भरने जाओ। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B वी हैव टू मेक जीएसटी पेमेंट या वट एवर द कैश लायबिलिटी उसका पेमेंट हमें करना होता है। एंड एट दैट टाइम हम लोग नीड के अनुसार चालान क्रिएट करते हैं, यानी हम अपना मनी ट्रांसफर करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, आफ्टर दैट हम ये रिटर्न भरते वक्त टैक्स का पेमेंट करते हैं। सो दिस इज द पैटर्न कि कैसे आप जीएसटी का पेमेंट करते हो। एंड व्हाट इज द चालान एंड व्हाट इज द फॉर्म जीएसटी PMT 06। सो मेनी टाइम तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कोई चालान बना लिया, मान लो आपने 10,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, 1,90,000 हो गया, इधर वो 10,000 रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, किधर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ऐसा बहुत कम होगा, मतलब न के बराबर हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो अब भी गवर्नमेंट ने आपको एक फॉर्म दे रखा है, फॉर्म जीएसटी PMT 07। ये ग्रीवेंसेज होती है जहां पर आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया बट कैश लेजर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो तो आप फॉर्म जीएसटी PMT 07 में जीएसटी डिपार्टमेंट को ग्रीवेंसेज यानी शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि मेरे अकाउंट से पैसा कट गया बट पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नहीं आया। ठीक है, इस फॉर्म में आपको एक नंबर मेंशन करना पड़ता है जब भी आप चालान से पैसा ट्रांसफर करते हो। जब भी आप चालान से पैसा ट्रांसफर करोगे तो उस चालान का एक नंबर होता है जिसे सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपको इस फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा वो चालान था जिसका पैसा अभी तक आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट नहीं हुआ है। आपके अकाउंट से तो डेबिट हो गया बट इधर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसा देखिए कई बार होता है, टैक्स का पेमेंट करते वक्त हमारे अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन उधर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में सिन नंबर यहां पर काम करेगा जब हम ग्रीवेंसेस दर्ज कराएंगे किधर? जीएसटी PMT 07 में। ये बहुत रेयर केस में ऐसा हो सकता है बट गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर ऐसा हो आपके साथ तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, फॉर्म PMT 07, याद रखिएगा। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ जीएसटी चालान फॉर द रेगुलर टैक्स स्कीम? फॉर्म जीएसटी PMT 06। यही अगर आप एक कंपोजिशन व्यापारी होते हैं तो आपका चालान का नाम अलग होता है। उस केस में जो कंपोजिशन व्यापारी होता है उसके लिए होता है CMP 08। कौन सा? याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्म के नेम हमेशा याद रहने चाहिए। कौन कौन से? GST CMP 08, it is the challan for composition scheme, and GST PMT 06, it is the challan for regular scheme, and these both are the challan for the tax payment under GST। याद रखिएगा, ये दोनों चालान है जो हमें बनाने पड़ते हैं जब हम अपने अकाउंट से या हम किसी अन्य माध्यम से कैश लेजर में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि चाहे आप QRMP स्कीम में हो चाहे मंथली स्कीम में हो, आपको मंथली पेमेंट करना होता है। ऑल राइट, चालान का नाम क्या होता है? PMT 06। अच्छा, चालान जब आप बना लेते हो ना, चालान जब बन जाता है तो उसका एक चालान का एक नंबर होता है जिसे CPIN कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर चालान का एक नंबर होता है जिसे CPIN कहते हैं। जैसे ई वे बिल बनाते हैं तो जैसे ई वे बिल बनाने के लिए जो फॉर्म भरते हैं अपन उसे EWB 01 कहते हैं, GST EWB 01। ठीक है, और जब उसका ई वे बिल बन जाता है तो उसका एक नंबर होता है EBN नंबर, ई वे बिल नंबर। वैसे ही चालान आप GST में पेमेंट के लिए बनाते हो तो उसका एक नंबर होता है जिसे क्या कहते हैं? चालान का जो नंबर होता है उसे CPIN कहा जाता है। याद रखिएगा। और जब आपका पेमेंट आप बैंक में जाके करते हो चालान के माध्यम से
तो बैंक आपको जो काउंटर फॉइल देता है वापस से, मतलब जो रसीद देता है उस पर एक नंबर मेंशन करता है, उसे सिन नंबर कहते हैं। और ये सिन नंबर आपके लिए एक तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी तरीके की मिसक्रिपेंसी या डिस्क्रिपेंसी के केसेस में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अभी मैं बता रहा था कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा नहीं आया तो मुझे उस फॉर्म में क्या बताना पड़ेगा, सिन नंबर बताना पड़ेगा। तो ये दो नए नाम याद रखिएगा, सीपिन और सिन। सीपिन का फुल फॉर्म कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक तरह से चालान नंबर है। और चालान जब सबमिट कर देते हो, पेमेंट हो जाता है, तो वो जो नंबर बैंक आपको प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाता है, सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि देखिए, इट मे बी पॉसिबल कि किसी व्यक्ति की मंथली टैक्स लाइबिलिटी, किसी महीने में 1,00,000 रुपए की लाइबिलिटी आई, कितनी, लेकिन उसने सिर्फ 10,000 रुपए का ही चालान बनाया और चालान से पेमेंट करने के बाद उसकी टैक्स लाइबिलिटी 0 हो गई। वापस सुनिए मेरी इस लाइन को। हो सकता है कि किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी महीने की कितनी आई, 1,00,000, लेकिन उसने चालान से जो पेमेंट किया वो 10,000 का ही किया और उसके बाद उसका जो बैलेंसिंग फिगर है लाइबिलिटी का वो 0 हो गया। तो इसका मतलब 1,00,000 रुपए मुझे चुकाने थे और मैंने 10,000 रुपए ही कैश में चुकाए, यानी चालान के माध्यम से चुकाए, 90,000 का क्या, व्हाट अबाउट द अदर 90,000? इसकी उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर ली। तो देखिए, जीएसटी में पेमेंट करने के दो पैटर्न है। टैक्स लाइबिलिटी का भुगतान हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि कोई भी व्यापारी XYZ जब जीएसटी में रजिस्टर होता है और अगर उसने कौन सी स्कीम ली, रेगुलर स्कीम ली, तो वो उसकी, देखिए, किसी भी व्यापारी की लाइबिलिटी ये हो सकती है, टैक्स की लाइबिलिटी, लेट फीस, ब्याज की लाइबिलिटी, पेनल्टी या फाइन लग सकता है, या कोई अदर डिमांड भी गवर्नमेंट की आ सकती है, ठीक है, कोई फॉर्म वॉर्म की फीस भी गवर्नमेंट आपसे ले सकती है। तो ये सारी लाइबिलिटीज हैं। अगर मैं टैक्स लाइबिलिटी की बात करूं तो इसका पेमेंट हम सबसे पहले अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से करते हैं, आईटीसी से करते हैं। किससे? तो जो भी लाइबिलिटी, अभी मैं बता रहा था कि जैसे 1,00,000 की लाइबिलिटी आपकी बन रही थी टैक्स की, 90,000 की आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी थी, तो आपने उससे सेट ऑफ कर दिया इसको, बचा हुआ 10,000 ही आपको किससे चुकाना रहा, कैश में चुकाना रहा। तो आपको चालान सिर्फ कितना बनाना रहा, 10,000 का बनाना रहा। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है रेगुलर स्कीम के अंदर, कि आपको सारा का सारा टैक्स का अमाउंट कैश में नहीं चुकाना पड़ेगा। अगर आपके पास आईटीसी मौजूद है, अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, जो कि क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब हम कोई चीज खरीदते हैं और उस पर अगर हमने कोई ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है बिजनेस के अंदर, तो उसकी हमें इनपुट मिलती है, तो वो अगर हमने कोई चुका रखा है तो वो हम घटा सकते हैं, रिमेनिंग अमाउंट ही हमें चालान बनाकर पे करना होता है। सो दीज आर द टू पैटर्न, टू मेथड या टू पेमेंट मेथड जहां पर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आईटीसी लेजर को क्रेडिट लेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था ना, 3 तरीके के लेजर होते हैं। पहला था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। तो हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी का भुगतान सबसे पहले क्रेडिट लेजर से करेंगे, आईटीसी के लेजर से। दूसरा नंबर आएगा किसका? कैश लेजर का। और यहां पर नंबर इसका रिमेनिंग अमाउंट से ही आएगा, जितना अमाउंट बचेगा। हो सकता है आए नहीं, हो सकता है आए नहीं, हो सकता है आपकी लाइबिलिटी से भी ज्यादा आपके पास आईटीसी है तो आपकी कैश तक की नौबत ही नहीं आए। तो ये तो चलता रहेगा, किसी महीने में क्रेडिट ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, तो चलता रहेगा। कभी आपको कैश में पे करना पड़ेगा, कभी नहीं करना पड़ेगा, कभी कम करना पड़ेगा, कभी ज्यादा करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ऑलराइट, जो अदर तरीके की लाइबिलिटीज होती है जैसे लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिमांड, इनका पेमेंट हम हमेशा, हमें कैश लाइबिलिटी, ये सारी हमारी कैश लाइबिलिटी होती है, हमें किससे करना होता है? कैश लेजर से करना होता है। टैक्स का भुगतान आप क्रेडिट लेजर से कर सकते हो, उसके बाद कैश लेजर से करना होता है। जबकि अदर किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी है तो उसका पेमेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही करना पड़ता है। ऑलराइट, अच्छा, अभी जो 53वीं मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, तो एक नया नियम अभी बनाया है जीएसटी काउंसिल ने, वो भी मैं बता देता हूं। अब तक क्या होता था
कि जैसे आप सबको पता है कि आप किसी भी महीने के निकलने के बाद अगले महीने की 20 तारीख तक आपको जीएसटीआर 3B भरना होता है, और जीएसटीआर 3B अगर आप टाइमली नहीं भरते हो और लेट हो जाते हो तो आपको 50 रुपए लेट फीस लगती पर डे की, और ब्याज भी लगता है अगर कोई अमाउंट आपको कैश में चुकाना था और आपने टाइमली नहीं जमा कराया या रिटर्न टाइमली नहीं भरा, इसलिए ब्याज भी लगता है। जैसे मान लो आपने जीएसटीआर 3B 20 को नहीं भर के 25 को भरा, तो 25 यानी 5 दिन डिले किया, तो 5 दिन इंटू 50 यानी 250 रुपए की तो आपकी लेट फीस, और 5 दिन का जो भी कैश लाइबिलिटी, मान लो इस रिटर्न में आपको 50,000 रुपए कैश में चुकाने थे सरकार को, तो इस 50,000 पे आपको 18% ब्याज 5 दिन का वो भी जुड़ जाता है, और ये दोनों आपके कैश लेजर से आपको अगले महीने चुकाने पड़ते हैं, ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाते हैं नेक्स्ट महीने के रिटर्न में। बट अब गवर्नमेंट ने नियम बदला है कि अगर कोई व्यक्ति जीएसटीआर 3B टाइमली नहीं भर पाया, लेकिन अगर उसने 20 तारीख से पहले पहले जो उसकी कैश लाइबिलिटी थी उसका पेमेंट कर दिया, अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया चालान बनाकर, किसमें, कैश लेजर में, तो उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यानी आपको एनी हाउ जो भी आपकी कैश लाइबिलिटी होगी उसका पेमेंट 20 तारीख से पहले पहले अपने चालान बनाकर कर लेना है, चाहे आप रिटर्न भरने में क्या हो गए हो, डिले हो गया हो आपको ब्याज नहीं लगेगा, लेट फीस जरूर लगेगी रिटर्न डिले फाइलिंग करने की वजह से, लेकिन ब्याज से बच जाओगे। यानी अगर बड़ा अमाउंट है जो कैश लाइबिलिटी का, तो आपको पहले ही चालान बनाना है 20 से पहले पहले, रिटर्न भले ही आप भरने में क्या हो चुके हो, डिले कर चुके हो। याद रखिएगा ये नया नियम है, अभी अभी रिसेंटली 53वीं मीटिंग का अपडेट है, 53rd मीटिंग, अगली मीटिंग है 11 जुलाई, तब और भी बहुत सारी नई बदलाव होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी पोर्टल पे 3 तरीके के लेजर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेजर कहते हैं जिनको, या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर कहते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट इनको मेंटेन करता है और टैक्स पेयर से संबंधित सारे रिकॉर्ड्स इनमें मौजूद होते हैं। कौन कौन से ये 3 लेजर हैं, ये तीनों के नाम मैंने लिखे हुए हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करते हैं और इसी से आप अपनी आईटीसी से टैक्स लायबिलिटी का भुगतान करते हैं। सारे रिकॉर्ड इससे इन दोनों के होते हैं, कितना आईटीसी लिया, कितना उससे अपना आपने टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया, ये सारे रिकॉर्ड आपको इसमें देखने से मिल जाते हैं किसी भी व्यापारी के। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसमें आपने चालान से पैसा जब जमा कराते हो वो एंट्रियां आ जाती। देखिए आईटीसी जब हम क्लेम करेंगे क्रेडिट होगा और जब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे डेबिट होगा। जब हम चालान से पैसा जमा कराएंगे कैश लेजर क्रेडिट होगा और जब लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे ये लेजर डेबिट होगा। तो ये डेबिट क्रेडिट इनमें भी चलते रहते हैं। लेजर जानते हो आप अच्छे से, कॉमर्स के स्टूडेंट। और तीसरा होता है लायबिलिटी लेजर, इसमें आप अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर करते हो यानी डेबिट करते हो पहले, और जब आप लायबिलिटी का पेमेंट करते हो इन दोनों में से किसी भी लेजर से तब आप इसको क्रेडिट करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। सारे हिस्ट्री जब से आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए तब से लगाकर उस दिन तक की जिस दिन आप देखने जा रहे हैं इन तीनों लेजर को, सारी हिस्ट्री इन लेजर्स में मौजूद होती है हमारी। अगर मैं मेरा क्रेडिट लेजर ओपन करके देखूंगा तो मुझे पूरी इनपुट टैक्स क्रेडिट की हिस्ट्री मिल जाएगी, कब डेबिट हुई कब क्रेडिट हुई। मैं अपना कैश लेजर उठा के देखूंगा तो मुझे सारे कैश लेजर की हिस्ट्री मिल जाएगी, कब कब मैंने चालान से पैसा जमा कराया, कब कब मैंने अपनी लायबिलिटी का उससे भुगतान किया। मेरे को लायबिलिटी लेजर देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कौन कौन से महीने में कितना कितना लायबिलिटी डिक्लेयर किया था और उसका पेमेंट मैंने कौन कौन से लेजर से किया था। सारा हिस्ट्री मुझे इसमें दिख जाता है। ऑलराइट, चलिए आज की इस क्लास में हम देखते हैं कि आप चालान के जरिए कैश कैसे जमा कराओगे कैश लेजर में। ठीक है, तो चलते हैं सीधे सीधे किस पे, जीएसटी के पोर्टल पर। जैसे मैं जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करता हूं एक व्यापारी की आईडी में, तो आपने जैसे ये लॉगिन कर लिया, अब आपने क्या लिखा हुआ है 568 ना, ठीक है। जैसे मैंने ये लॉगिन कर लिया, ठीक है, ये मैं आईडी में आ गया हूं। जब आप किसी भी आईडी में लॉगिन करते हैं तो लास्ट 5 रिटर्न पीरियड के रिटर्न फाइलिंग स्टेटस नजर आते हैं। तो अभी जैसे जून महीने के दोनों रिटर्न बाकी है, जीएसटीआर 1 और
3B, ये येलो कलर में दिख रहा है, मतलब अभी दोनों फाइल करने बाकी है। अब अगर आप यहां से डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपको तीनों लेजर्स नजर आते हैं। कौन कौन से? तीनों ई लेजर्स नजर आते हैं। जीएसटी में कितने ई लेजर्स होते हैं? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सबके बैलेंस क्या दिख रहे हैं? किसी में भी कोई भी बैलेंस नहीं पड़ा है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, किसी भी महीने में जब आप ये तीनों लेजर देखोगे, लाइबिलिटी लेजर में कभी बैलेंस नजर नहीं आएगा। ये बैलेंस रख ही नहीं सकते आप। ऐसा नहीं हो सकता किसी प्रीवियस महीने की लाइबिलिटी बाकी है और आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, हो ही नहीं सकता है। लाइबिलिटी को एवरी मंथ जीरो करना पड़ता है, यानी महीने में जितनी भी लाइबिलिटी बताई हमने, हम ही डिक्लेयर करते हैं और हम ही उसका पेमेंट करते हैं, जीरो करते हैं उसको। हम उसको खड़ा रखकर या बाकी रखकर आगे नहीं बढ़ सकते। तो लाइबिलिटी लेजर में आपको कभी भी यहाँ बैलेंस नजर नहीं आएंगे, देखने पे नहीं आएंगे। अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा, लेजर के अंदर जाके देखोगे तो आपको सारी हिस्ट्री नजर आएगी, लेकिन इधर क्लोजिंग बैलेंसेज या ओपनिंग बैलेंसेज आपको नजर हर किस नहीं आएंगे। लेकिन इन दोनों लेजर में बैलेंस नजर आ सकते हैं। कौन कौन से में? कैश लेजर में भी आ सकता है और क्रेडिट लेजर में भी आ सकता है। कैश लेजर में तब आता है जब हमने चालान के माध्यम से ज्यादा पैसा जमा करा दिया और पेमेंट हमने कम किया, तो बाकी बचा हुआ पैसा यहां दिखेगा। अच्छा, एक नियम भी है कैश लेजर में, अगर कैश लेजर में कोई भी पैसा पड़ा हुआ है तो उससे आप अपनी किसी भी लाइबिलिटी का पेमेंट तो कर ही सकते हो, क्योंकि कैश लेजर से आप किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो टैक्स की लाइबिलिटी हो, चाहे ब्याज की लाइबिलिटी हो, चाहे लेट फीस की लाइबिलिटी हो, या अदर कोई पेनल्टी की लाइबिलिटी हो, सबको चुकाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि यार आपकी कैश में कोई लाइबिलिटी बनने वाली नहीं है, तो आप अपने कैश लेजर में पड़े हुए अमाउंट को वापस रिफंड क्लेम कर सकते हो, यानी यहां से पैसा निकाला भी जा सकता है, इसमें डाला जा सकता है चालान के माध्यम से, तो विड्रॉ भी किया जा सकता है। विड्रॉ करने को रिफंड करना कहते हैं, ध्यान देना। तो कैश लेजर में से आप वापस रिफंड क्लेम कर सकते हो, लेकिन रिफंड का अमाउंट 500 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। कितना? 500 रुपए से कम अमाउंट आप रिफंड नहीं ले सकते, 500 से ज्यादा रिफंड क्लेम किया जा सकता है। क्रेडिट लेजर में भी बैलेंस पड़ा रह सकता है, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत बन के आई किसी भी महीने में और लाइबिलिटी कम बनी, तो उस आईटीसी से लाइबिलिटी सेट ऑफ हो गई और आईटीसी में बैलेंस पड़ा रह गया। तो यहां पर आपको कई सारे व्यापारियों के केस में आप यहां देखोगे कि आपको बड़ा बड़ा अमाउंट आईटीसी का दिखेगा, किसी किसी के करोड़ों करोड़ों रुपए में इनपुट टैक्स क्रेडिट में बैलेंस दिखेगा। जिनका जैसा व्यापार वैसे फिगर्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, हमारे केस में अभी सब कुछ जीरो है, यानी इस महीने अब कोई पिछला बैलेंस बकाया नहीं है। अब जो भी होना है, जो जून का अभी हम रिटर्न भरेंगे जीएसटीआर 1 या जो 3B भरेंगे, उसमें सब कुछ जून के फिगर्स डालने वाले, पिछला फिगर कुछ नहीं रहने वाला। अगर मेरी लायबिलिटी जून में ज्यादा रही और मेरी इनपुट कम बनी तो मुझे कैश में चुकाना पड़ेगा बाकी का रिमेनिंग अमाउंट। और हो सकता है कि मेरी लायबिलिटी कम बने और इनपुट ज्यादा बने, तो ऐसे में मेरी कैश लायबिलिटी तक की नौबत ही नहीं आए और वो इनपुट जो बैलेंसिंग फिगर है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो अगले महीने के लिए। तो ये टाइम टू टाइम चीजें क्या होती है, चेंज होती, फिगर चेंज होते रहते हैं। ये सब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस के ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है कि यहाँ का पिक्चर कैसा बनेगा। So these are the 3 electronic ledger we can say these are the electronic ledgers, या ये सब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर भी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार सर चालान कैसे बनाएंगे हम। अगर मुझे मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इस महीने कोई पेमेंट कैश में करना पड़ रहा है, तो मैं चालान कैसे बनाऊंगा, कैसे जीएसटी में चालान कैश में बनाया जाता है। देखिए यहां से भी बना सकते हो आप, सीधे सीधे पे टैक्स लिखा हुआ आ रहा है, वरना सर्विसेज में जाओ, पेमेंट में जाओ और क्रिएट चालान में जाओ। कहां जाओ? क्रिएट चालान। ये जो फॉर्म आपके सामने खुलेगा, पहले अभी खुला नहीं है, पहले 2 ऑप्शन पूछ रहा है कि भैया आप चालान क्यों बनाने जा रहे हो। तो अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न भरते हो लेकिन मंथली पेमेंट करने जा रहे हो तो आपको ये ऑप्शन लेना है। अगर आप मंथली स्कीम में ही है तो आपको एनी अदर पेमेंट लेना है, एओपी, एनी अदर पेमेंट। तो मैं एनी अदर पेमेंट ले रहा हूं। पहले मैं यहां देखिए व्यू लेजर बैलेंस देखूंगा तो अभी तो बैलेंस सारे जीरो है, देखिए आप, ठीक है। एनी अदर पेमेंट लेके प्रोसीड करता हूं। अब आप देखिए क्रिएट चालान, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट चालान, सेव्ड चालान और चालान हिस्ट्री। सेव्ड चालान में जाओगे तो कोई चालान आपने बनाया था लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया तो वो सेव्ड में दिखता है, तो इसमें अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। चालान हिस्ट्री में जाओगे तो पिछले जब से जीएसटी में रजिस्टर हुए तब से लगाकर आज दिन तक जितने भी आपने चालान बनाए होंगे सबकी हिस्ट्री आ जाएगी। ये सारे चालान आप देखिए, ये सारे चालान नंबर, ये सारे सीपिन है, ठीक है, ये सारे चालान है। अच्छा, इन चालान में आप देखिए
ये लास्ट चालान 20 जून को बनाया था। सारे चालान लगभग आपको 20 तारीख के आसपास के बने हुए मिलेंगे, क्योंकि हम GSTR 3 भी तभी भरते हैं और तभी हमें जरूरत पड़ती है टैक्स का पेमेंट करने की। तो ये 20 तारीख के आसपास के मिलेंगे सारे चालान आप, आसपास, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भी हो सकता है। क्लियर? अब लास्ट चालान एग्जैक्टली 20 तारीख को भरा है। अच्छा, आप ही की क्लास में भरा गया है, मैंने लास्ट जो GSTR 3 भी बनाया था, भरा था उस दिन की। इस चालान के माध्यम से 6073 रुपए का पेमेंट हुआ है। यानी ये जिस भी पार्टी ने ई पेमेंट किया है, ई पेमेंट मतलब उसने अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉनिक लेजर में ट्रांसफर किया, कैश लेजर में, यानी जिस दिन ये किया होगा उसका बैंक अकाउंट 6073 रुपए से डेबिट हुआ होगा और वो इस अमाउंट आया होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। वहां से आपने इसको टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट में इस्तेमाल कर दिया होगा। मुझे कैसे पता पड़ा? बताओ, कर दिया होगा, मुझे कैसे पता पड़ा? क्योंकि अगर नहीं किया होता तो अभी बैलेंस दिखता, बैलेंस तो अभी कैश लेजर का क्या है? 0 है, मतलब ये पैसा ट्रांसफर हो, मतलब पेमेंट हो चुका है टैक्स का। ओके, AOP लिखा हुआ है, एनी अदर पेमेंट, ठीक है। ये तो चालान की एक्सपायरी डेट होती है, इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब 20 तारीख और पेड लिखा हुआ है स्टेटस में। कुछ चालान एक्सपायर्ड भी लिखे हुए हैं, यानी बना के रखे थे लेकिन टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो 15 दिन बाद वो क्या हो जाते हैं? एक्सपायर हो जाते हैं। जैसे ये 26 अप्रैल का चालान बनाया था, इन्होंने उसका पेमेंट ही नहीं किया 11 मई तक, तो ये एक्सपायर हो जाता है। आप चालान बना लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया तो एक्सपायर हो जाएगा। और कुछ चालान हो सकता है ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त फेल्ड भी हो जाए, तो ये फेल्ड भी लिखा हुआ है, तो स्टेटस में भी आप देख सकते हो। अब बनाते कैसे, ये तो चलो हिस्ट्री होगी। अब क्रिएट चालान। चालान का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो आपकी डिपॉजिट डिटेल होती है। क्या होती है? डिपॉजिट डिटेल। अगर आप टैक्स का पेमेंट करने जा रहे हो तो देखो इसमें सब कॉलम बने हुए हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर। मान लो मैं CGST का 50 रुपए का पेमेंट करने जा रहा हूं और SGST का 50 रुपए का पेमेंट है, मेरी ये लायबिलिटी है, टोटल मिला के 100 रुपए की। अब जो भी होगी वो मुझे यहां डालनी पड़ेगी। IGST है तो IGST डालना है, सेस है तो सेस डालना है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस वगैरह ये डालना है। अब मैं ये 100 रुपए चुका का चालान बनाना जा रहा हूं, तो मैंने यहां मेंशन कर दिया। अब यहां 3 ऑप्शन आ रहे हैं पेमेंट के। कितने? सबसे पहला ऑप्शन है ई पेमेंट, दूसरा है ओवर द काउंटर। अब ई पेमेंट में बाद में आता हूं। अभी GST डिपार्टमेंट ने डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। यानी अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप अपने अकाउंट से ATM के माध्यम से भी कैश लेजर में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI एप्लीकेशन भी अभी भीम ऐप, जो भीम पे है, भीम UPI है, उसको भी GST डिपार्टमेंट ने हरी झंडी दे दी। यानी आप अपने UPI ID से भी GST का पेमेंट कर सकते हो और चालान बना सकते हो। ये कैसे करते हैं अभी मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं ओवर द काउंटर बता रहा हूं। कौन सा? तीनों ऑप्शन को समझना बहुत जरूरी है। पेमेंट मोड, GST का पेमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका है ओवर द काउंटर। इसमें आपको बैंक में जाना पड़ता है। आप अपने लैपटॉप से अपने ऑफिस में बैठ के पहले चालान बना लो, फिर चालान की कॉपी निकालो प्रिंटर से, फिर उस बैंक में जाओ जो आप यहां मेंशन करोगे। मान लो मेरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा? जो कि मेरे ऑफिस से ये 2 दुकान आ गई है, वहीं मेरे अकाउंट है। तो मैंने यहां सेंट्रल बैंक ले लिया, ओवर द काउंटर लिया, सेंट्रल बैंक ले लिया। मान लो मुझे यहां पर 100 रुपए चुकाना है, तो मैंने 100 रुपए कैश ले लिया। और अगर मैं जनरेट कर दूं ये चालान, तो अभी ये चालान इसके बाद एक ऑप्शन और पूछेगा, वो ब्रांच। तो आपको वो ब्रांच बतानी पड़ेगी जो भी आपके एरिया में ब्रांच है, ठीक है। फिर आप जनरेट चालान करोगे तो पूरा चालान का एक पेज जनरेट हो जाएगा। कैसा होगा मैं बताऊंगा अभी आपको, जिसमें आपका बैंक और ब्रांच का नाम भी लिखा हुआ होगा और मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा हुआ होगा, कैश। फिर जैसे आप बैंक में पैसा जमा कराने की खिड़की पे जाते हो, वैसे ही वो चालान और कैश में 100 रुपए लेके जाना है और उनको देना है। वो आपका पैसा आपके इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और आपको उस चालान पे ठप्पा वप्पा लगा के साइन वाइन करके आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसे काउंटर पेमेंट कहते हैं, ओवर द काउंटर पेमेंट। अगर आपके पास कैश में पैसा जमा कराना चाहते हो तो आप ये ऑप्शन लोगे, चेक से जमा कराना है तो ये ऑप्शन लोगे, और डिमांड ड्राफ्ट से जमा कराना तो ये ऑप्शन लोगे। लेकिन चेक के केस में और डिमांड ड्राफ्ट के केस में, डिमांड ड्राफ्ट नहीं, चेक के केस में सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन। चेक जब तक क्लियर नहीं होगा, जैसे कोई व्यक्ति 20 तारीख को ही गया चेक लेके, अब चेक को क्लियर होने में मान लो T+2 डेज लग रहे हैं
और वो क्लियर हुआ 23 तारीख को, तो फिर अगले महीने आपकी 3 दिन की जो भी बन के आ जाना है, पेनल्टी वगैरह बन के आ जाना है। तो चेक हमेशा ध्यान देना रियलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वो क्लियर कब हो रहा है, सब्जेक्ट टू क्लियरिंग। ओके, तो ये पहला ऑप्शन होता है ओवर द काउंटर, जिसमें आपको प्रिंट कॉपी निकाल कर उस बैंक में जाना पड़ेगा और उसी मोड को लेके जाना पड़ेगा। चेक लिया तो आपको चेक बना के जाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन होता है एनईएफटी आरटीजीएस, इसमें भी आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ता है। देखिए यहां पर सारे बैंक आएंगे, ऑलमोस्ट भारत के सारे आरबीआई की स्केड्यूल्ड बैंक आपको यहां पर नजर आ जाएंगे, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। तो आपका जो भी बैंक है आप यहां से पिक करें। जैसे आपने यहां पर मान लो आपने यहां पर इलाहाबाद बैंक ले लिया। अब आप जनरेट चालान करोगे, फिर इलाहाबाद बैंक में जाना पड़ेगा वो चालान लेके प्रिंट निकाल के, और वहां एनईएफटी आप बोलोगे, वो बैंक आपके अकाउंट से एनईएफटी या आरटीजीएस करके गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इस आज के जमाने में जहां डिजिटल बैंकिंग चल रहा है, वहां पर कोई भी व्यक्ति मैन्युअल क्यों काम करने जाएगा, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लोग कर सकते हो, ऑप्शन तो दे रखे हैं, आप कर सकते हो। अब नेट बैंकिंग काम नहीं आ रहा है, काम नहीं कर रहा है, या आपके एरिया में नेटवर्क नहीं चलता है अच्छे से और आप पेमेंट नहीं कर पाते ऑनलाइन का, तो फिर आपके लिए यही काम आएंगे। ऑलराइट, लेकिन अगर भी नेटवर्क नहीं चल रहा होता तो आप इस पेज पे भी नहीं होते, ये भी समझिए। तो ये दोनों कम यूज होते हैं। लेकिन अब तीसरा ऑप्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसको मैं समझाने वाला हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन फॉर द जीएसटी पेमेंट, कौन सा? ई पेमेंट। आपने यहां 100 रुपए लिख दिए, 50 रुपए सीजीएसटी, 50 रुपए एचजीएसटी। गवर्नमेंट के पास भी वो पैसा पर्टिकुलर हेड के अनुसार ही पहुंचता है। अब ये 50-50 रुपए 100 रुपए जाएंगे जरूर गवर्नमेंट के पास, लेकिन 100 में से 50 रुपए केंद्र सरकार के हैं, क्योंकि वो 0005 नंबर के कोड से गए, और 50 रुपए राज्य सरकार के, राजस्थान सरकार के, क्योंकि वो 0006 नंबर से गए। मतलब यहां से ही डायरेक्टली आप पैसे को टुकड़े करके दे रहे हो कि ये आपका है और ये आपका है। क्लियर? आप जैसे ही जनरेट चालान करोगे, ये देखिए चालान बन गया 100 रुपए का, बन गया। ये चालान का नंबर है, सिपिन नंबर। ये चालान जनरेट हुआ अभी, ये 12:58 पर, ये एक्सपायरी डेट है। अगर 18 जुलाई तक भी इस चालान का इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये एक्सपायर हो जाएगा, और वो हिस्ट्री में एक्सपायरी लिखा हुआ है। मोड ऑफ पेमेंट ई पेमेंट कर दिया आपने, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट क्या किया है? ई पेमेंट कर दिया। अभी किया नहीं है, अभी हमने चालान बना लिया है, बस पेमेंट अभी तक भी नहीं हुआ है। ये आपका जीएसटी डिटेल आ गया सारा, ठीक है। ये रीजन आ गया कि आप एनी अदर पेमेंट, आपने ये 50-50 100 रुपए का चालान बनाया। अब देखिए आपके पास मोड ऑफ ई पेमेंट आ रहे हैं। कितने पेमेंट आ रहे हैं? 4। प्रिफर्ड बैंक, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और भीम यूपीआई। ये दोनों नए ऑप्शन ऐड हुए हैं, पहले ये नहीं आते थे, पहले ये 2 ऑप्शन ही आते थे, रिसेंटली एडेड ऑप्शन है ये। यानी एनीबडी कैन मेक चालान by the using of debit or credit card or UPI application, and it is not necessary कि ये जो जिसकी आईडी है उसी के UPI या कार्ड से पेमेंट हो। मैं चाहूं तो मेरे UPI या मेरे डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता हूं, समझ रहे हो। आप टैक्स का पेमेंट अपनी आईडी से कर रहे हो, लेकिन आप नेट बैंकिंग किसी की भी यूज कर सकते हो, UPI किसी का भी यूज कर सकते हो, और डेबिट क्रेडिट कार्ड किसी का भी यूज कर सकते हो, याद रखिएगा। तो अब जैसे यहां पर प्रीफर्ड बैंक की बात करते हैं तो 2 ही बैंक नजर आ रहे, देखिए इन 2 बैंकों के पोर्टल को ही प्रीफर्ड बैंक दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, पंजाब नेशनल और यूको बैंक। तो ये ऑप्शन तो अगर आपका इसमें खाता है तो ठीक है, नहीं तो लेने की जरूरत नहीं है। नेट बैंकिंग में जाओगे सारे ऑलमोस्ट बैंक नजर आ जाएंगे, इंडिया के सारे बड़े बड़े पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक नजर आ जाएंगे। तो जो भी बैंक की नेट बैंकिंग यूज करते हो, जैसे सेंट्रल बैंक की करते हो, मेक पेमेंट पे करते ही उस बैंक का गेटवे खुल जाएगा और आपका वो नेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही दोगे ओटीपी आएगा, ओटीपी देते ही ये 100 रुपए आपके अकाउंट से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस। इसीलिए मैंने बोला था 20 सेकंड में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
और तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा है वो डेबिट क्रेडिट कार्ड दिख रहा है। अब डेबिट क्रेडिट कार्ड में भी 2 बैंकों के डेबिट क्रेडिट कार्ड को परमिशन मिली हुई है, HDFC और धीरे धीरे हालांकि ये बढ़ेंगे। और चौथा ऑप्शन है भीम यूपीआई। अब भीम यूपीआई का जो पोर्टल है उसमें कोटक महिंद्रा बैंक जरूर दे रखा है, लेकिन आपको आपका कोई भी यूपीआई आईडी यूज कर सकते हो। मान लो मैं भीम यूपीआई यूज ही नहीं कर रहा हूं। भीम यूपीआई क्या होता है पता है ना आपको? नहीं पता है? भीम यूपीआई में क्या होता है, अगर आप भीम यूपीआई यूज करते हो तो उसमें आपका मोबाइल नंबर ही यूपीआई आईडी बन जाता है और पीछे @UPI लिखा हुआ होता है। तो जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9829714364 @UPI, तो ये मेरी आईडी बन गई, तो मैं उसका यूज कर सकता हूं। अगर मैं उसका यूज नहीं करता हूं, मान लो मैं गूगल पे या फोन पे यूज करता हूं, या वो क्या कहते हैं और क्या है, पेटीएम तो अब छोड़ो, हाँ, मान लो आप ये यूज करते हो, राइट, क्या कहते हैं, फोन पे यूज करते हो या गूगल पे यूज करते हो, तो आपकी वहां आईडी होती है, आपने कभी नोटिस किया हो तो, यूपीआई आईडी बोलते हो उसको। तो आप यहां से ये इस पे क्लिक करो, एग्री करो इसको, और आप जैसे ही मेक पेमेंट करोगे तो आपसे आगे जाके यूपीआई आईडी मांगेगा। देखिएगा मैं बता रहा हूं, ये देखिए 100 रुपए का पेमेंट करने जा रहे हो, आपसे यहां पर यूपीआई आईडी मांग रहा है। अगर आईडी नहीं है, आप आईडी नहीं दे रहे हो, तो आप यहां खाली मोबाइल नंबर डाल दो या फिर आप अपना ईमेल आईडी डाल दो और इस पे क्लिक करके आप प्रोसीड करो। मोबाइल नंबर अगर आपका किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड है तो उस पर रिक्वेस्ट चली जाएगी। जब भी हम ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हैं तो उस पर रिक्वेस्ट चली जाती है, 4.5 मिनट का टाइम मिलता है, टाइमर चालू हो जाएगा। वो रिक्वेस्ट आपको, जैसे मान लो मैंने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ डाला, वो मोबाइल नंबर मेरा फोन पे रजिस्टर्ड है, तो फोन पे मेरी रिक्वेस्ट आ जाएगी, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही उधर से पेमेंट हो जाएगा और पेमेंट मेरे अकाउंट से इसमें आ जाएगा। सो ये भी हम यूज कर सकते हैं। कोटेक के प्लेटफॉर्म से आप भीम यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर याद रखिएगा। हालांकि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। ऑलराइट, अभी देखिए ये ट्रांजेक्शन फेल्ड आ गया, ठीक है। अब आप अगर अपने चालान में जाओगे, हिस्ट्री में जाओगे पेमेंट में, ठीक है, चालान हिस्ट्री में, तो ये फेल्ड लगा हुआ आएगा, ये 18 तारीख, ये देखिए ये 3 तारीख, ये अभी ट्राई किया गया, फेल्ड। समझ रहे हो? सेव्ड चालान में नहीं दिखेगा, सेव्ड चालान में तब दिखता है जब हम आगे ही नहीं बढ़ते। हम आगे बढ़ गए और लास्ट स्टेप तक चले गए, इसलिए वो फेल्ड में आ रहा है। अगर हम वहां पर चालान जैसे ही जनरेट हुआ वहीं रुक जाते तो वो सेव्ड में नजर आता, बाकी बाद में आगे बढ़ सकते थे। तो ये होता है चालान कैसे क्रिएट करते हैं। आप निम्न में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। मेरे लिए तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है नेट बैंकिंग, मेरे लिहाज से, क्योंकि ये यूपीआई वगैरह ये सब चीजें अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। नेट बैंकिंग जरूर ले लेना चाहिए अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, और उस नेट बैंकिंग से आप अपना टैक्स लाइबिलिटीज के पेमेंट करने के लिए चालान कभी भी क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आपकी कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी या कोई अदर लाइबिलिटी कैश में आ रही है तो आपको चालान बनाकर उसका पेमेंट करना होता है, और फिर उसको आपको बताना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है GST 3 भी पढ़ते वक्त अपनी लाइबिलिटी के साथ। तो पहले उसके लिए आपको बैलेंस खड़ा करना पड़ता है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। तो इस तरीके से लेजर में पैसा ट्रांसफर करते हैं, और मैंने आपको पूरी प्रोसीजर बताई कि भैया कितनी तरह के टैक्स लाइबिलिटीज हो सकते हैं, कितनी तरीके की लाइबिलिटीज हो सकती है, और चालान क्यों बनाना पड़ता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल GST का पेमेंट का पूरा प्रैक्टिकल क्लास। ऑल क्लियर? थैंक यू सो मच।